नमस्कार साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में वर्ग 5 के पर्यावरण और हम विषय की सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। पहला चैप्टर है पटना से नाथुला की यात्रा। साथियों, ये जो चैप्टर है उसमें दो राजधानी, यहाँ पटना से कुछ लोग सिक्किम की राजधानी गंगटोक के लिए प्रस्थान करते हैं और सांस्कृतिक धरोहरों को देखने की इच्छा से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। पहला है कि कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटी को देखना अद्भुत था। यानी कंचनजंगा की जो चोटी है उसको जो टाइगर हिल पर खड़े होकर देखते हैं सुबह सुबह तो वो सतरंगी दिखती है। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो यहाँ आप देखते हैं कि दार्जिलिंग का जो प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध जगह सब है जो उसको आप याद रखेंगे। तो चिड़ियाघर है, हिस्ट्री म्यूजियम है, अजायब घर, लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है। ये सब दार्जिलिंग का जो है मुख्य आकर्षण है वहाँ का। इसके बाद साथियों यहाँ आप याक को देख सकते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव हैं। इसके लंबे बाल होते हैं जो जिससे ठंड से उनकी रक्षा हो पाती है। और चाय बागान में काम करती महिलाएं भी आप देख सकते हैं। रोपवे वर्ड है, तो रोपवे जो होता है पहाड़ों पर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोपवे का यूज किया जाता है साथियों। वहाँ पर हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। अब हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के बारे में जानिए कि ये चिड़ियाघर के निकट है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। और ये वहाँ पर तेंजिंग नोर्गे की एक आदमकद प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है वो 1953 में जो तेंजिंग नोर्गे एवं एडमंड हिलेरी जो हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर चढ़ते हैं जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 मीटर है, इसी विजय की खुशी में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान का जो स्थापना होता है वो 1954 ईस्वी में किया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1954 में की जाती है और वो एवरेस्ट विजय की खुशी में की जाती है। एवरेस्ट विजय के अवसर पर इसकी जो है ना इनके को यादगार बनाने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आप देखेंगे कि सिरदार वर्ड आता है। तो सिरदार वर्ड जो होता है वो दार्जिलिंग में जो व्यक्ति गाइड का काम करते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं उसको जो गाइड करता है, पहाड़ों पर जो घुमाने के लिए जो गाइड या कुली के रूप में होते हैं उनके लिए ये सिरदार वर्ड उपयोग में लाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी की तस्वीर को आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ें साथियों, तो यहाँ पर आप देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बिहार की है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। हाल फिलहाल में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। इसे आप याद रखेंगे, निरुपमा अग्रवाल को। दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6000 फीट है। आप इसे याद रखेंगे, गंगटोक समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पर एक महात्मा गांधी सड़क भी है। इसके अतिरिक्त साथियों जो देखते हैं इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर का जो सभी महत्वपूर्ण बिंदु था वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण चीज जोड़ना चाहेंगे, तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी है। सिक्किम की मुख्य नदी कौन है? तो तीस्ता है। यहाँ पर नेपाली, लेप्चा और भूटिया इन 3 जातियाँ निवास करती हैं। और गंगटोक में क्या क्या मुख्य है? तो फूलों का बगीचा है, बॉटनिकल गार्डन है, रूमटेक मॉन्टेसरी इत्यादि है। रूमटेक मॉनेस्ट्री जो है वो उसको करमापा कहा जाता है सिक्किम वहाँ की स्थानीय भाषा में, जो बौद्ध धर्मगुरु का निवास स्थल है। नाथुला जो गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 14,500 फीट है। और नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर भारत और चीन दोनों देश का झंडा वहाँ पर लगा हुआ है अलग अलग जगह पर। और यहाँ पर जो सैनिक लोग होते हैं वो देश की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। तो साथियों इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। नाथुला का प्राचीन काल में जो नाम था वो सिल्क मार्ग था और इस मार्ग से विक्रमशिला, पाटलिपुत्रा, नालंदा, बोधगया के लिए चीनी यात्री इसी मार्ग से आते थे।
तो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब यहाँ देखिए गतका, अब इस तस्वीर को देखिए, ये एक मार्शल आर्ट है, सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गतका सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है, यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग बैसाखी तथा गुरु पूर्णिमा, गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं, लेकिन मुख्यतः गतका एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बीजों का बिखरना। तो बीजों का बिखरना क्या होता है? बीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो प्रक्रिया है उसे बीजों का बिखरना कहते हैं। बीज बिखरता कैसे हैं? तो तरह तरह से ये बीज बिखरते हैं। पहला है चटक कर बिखरने वाले बीज। कुछ बीज ऐसा होते हैं जो पक जाते हैं, उसका जो ऊपर से जो आवरण होता है और चटक कर उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। इसमें है हरसिंगार, गुल मेहंदी इत्यादि के बीज चटक कर बिखरते हैं। इसके बाद साथियों, हवा में उड़ने वाले बीज। अब कपास के बीज जो है, जो रुई वाले पौधा है, उसके बीज हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। पानी में तैरकर बिखरने वाले जो फल है, बीज है, तो कमल के बीज, काटा हुआ फल, ये सब पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जानवरों की सवारी, साथियों आप इसको देखते होंगे, इसको वैसे यहाँ गोखरू लिखा हुआ है, गोखरू का बीज, और हर जगह अपना क्षेत्रीय भाषा में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग भी उसको बोलते हैं, खंघरा बोलते हैं अपने यहाँ। तो ये खंघरा का बीज भी पशु पक्षी में आप देखिए चिपक जाते हैं। बकरी भैंस जो भी पशु चरने जाते हैं उसके शरीर में चिपक जाते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। पक्षियों द्वारा भी बिखराव होता है। पक्षियाँ जैसे तोता या कोई भी पक्षी कुछ फल को खाते हैं, पीपल के या फिर जो भी फल होते हैं, कुछ फलों को खाते हैं, उसके चोंच में वो चीज़ लग जाता है और आगे जाकर कहीं वो जब चोंच को रगड़ते हैं वैसे भी सूख कर कहीं गिर जाते हैं। इससे भी बीजों का बिखरना होता है, बीज इससे भी बिखरता है। और ऐसे बीज में से पीपल, बरगद, अमरूद ये सब आते हैं। साथियों अध्याय 4 की बात करें तो इसमें आप देखिए, ये एक जो महत्वपूर्ण है कि मेरा बगीचा करके ये टॉपिक है। इसमें जो आपको जानने वाली बात है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये जानना है कि हर्बेरियम, नया वर्ड है, हर्बेरियम क्या होता है? तो तरह तरह के पौधों को पेपर में रख दिया जाता है और उसके ऊपर कोई चीज़ रख दी जाती है, अब सूख जाता है, और इस तरह से एक पेपर में लपेटकर अलग अलग प्रजाति के पौधों को सुरक्षित रखना, यह हर्बेरियम होता है। उसी को हर्बेरियम कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ऐतिहासिक स्मारक की बात हो रही है। तो ऐतिहासिक स्मारक यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक स्मारक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर आपको नजर आ रहा है। ये संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, और इसका निर्माण सम्राट गुप्त वंश के राजा थे, सम्राट थे कुमार गुप्त के संरक्षण में 5वीं शताब्दी में हुआ था। जरताज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तक पढ़ी और जाना। इसमें जो महत्वपूर्ण बात जानना है कि उस समय इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र रहते थे और 2,000 शिक्षक रहते थे उसमें। इसमें कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की आदि देश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। सोच सकते हैं कि कितना महान था हमारा प्राचीन बिहार, और कैसा था नालंदा विश्वविद्यालय का जो भव्यता थी और उसका जो सौंदर्य था और वहाँ की जो व्यवस्था थी। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। हुएनसांग जो चीनी यात्री था वो भी यहाँ आते हैं। और प्राचीन काल में यहाँ देखेंगे कि ऊंची ऊंची दीवारों से ये पूरा क्षेत्र घिरा हुआ था। इसके प्रांगण में लगभग 10 मंदिर थे, अनेक ध्यान केंद्र भी है इसके प्रांगण में। पुस्तकालय का क्षेत्र है इस नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में, जिसे धर्मगंज कहा जाता है, और ये 9 मंजिला इमारत में स्थित है पुस्तकालय। धर्मगंज कहा जाता है पुस्तकालय क्षेत्र को। और 3 पुस्तकालय यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर। ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम है साथी। और जैसे अभी आप देखते होंगे इंट्रांस होता है किसी एग्जाम में जाने के लिए, कॉलेज में भी एडमिशन के लिए इंट्रांस की व्यवस्था होती है। उस समय भी द्वार पंडित होते थे, अर्थात प्रवेश द्वार पर विद्वान लोग होते थे जो सवाल करते थे, और संतुष्ट होने के बाद ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता था छात्रों को। तो साथियों यहाँ APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में भी इसका जो पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार का कार्यक्रम भी हुआ, और
भारत के जो डॉक्टर अमर्त्य सेन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, इस सब के देख रेख में भी इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है। और इनकी पुनर्स्थापना सभी स्वाभाविक रूप से हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का वो प्राचीन गौरव वापस आए। बिहार के स्मारक की बात करें साथियों, तो यहाँ आप देख सकते हैं गिरिवज्र राजगीर का पुराना नाम है। आप मगध की राजधानी थी पहले, फिर बाद में पाटलिपुत्र भी राजधानी बना मगध का, वर्तमान नाम उसका पटना है। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। बोधगया महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात है। वैशाली महावीर का जन्मस्थली है। और सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का भी राज्य यहाँ पर रहा है, आप सभी जानते हैं, आप सभी पढ़ते भी हैं इन सब के बारे में। तो साथियों यहाँ पर कुछ स्तंभ दिखा गया है कि आप देखिए यहाँ नंदनगढ़, लोरिया तथा कोल्हुआ, इन 3 जगहों पर सम्राट अशोक के स्तंभ देखे जा सकते हैं। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। केसरिया में जो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, मोतिहारी का केसरिया स्तूप है, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसके अतिरिक्त यहाँ वैशाली का स्तूप है, अशोक स्तंभ है, इन सबको आप तस्वीर में देख सकते हैं साथी। पटना का संग्रहालय भी दर्शनीय है। पटना का गोलघर अद्वितीय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गोलघर, पटना का गोलघर को दिखाया गया है। इस पर आप देख करके पूरे पटना शहर के साथ साथ गंगा को भी देख सकते हैं। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर औरंगाबाद में है। अब पावापुरी का यहाँ जल मंदिर है, इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में ईंट पत्थर आदि का इस्तेमाल किया गया। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। यानी सीमेंट उस समय उपयोग में नहीं होते थे। सुर्खी, चूना, उड़द और ईंट पत्थर सबके प्रयोग से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ सिंचाई के कुछ साधन दिए गए हैं। ये रहट है, रहट, ये पुराने प्राचीन काल में इसके सहयोग से सिंचाई की जाती थी पुराने समय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नहर है, ये भी एक पुराना सोर्स है। इसके नीचे आप यहाँ भी देख सकते हैं सिंचाई के और भी साधन है। और ये नलकूप जो है कि वर्तमान में भी इसका उपयोग बहुत तायत होता है। नलकूप जो एक विज्ञान के प्रयोग से आप देखते हैं इस तरह से, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में दमकल बोर्डिंग के माध्यम से जो गाँव में सिंचाई का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो रॉस की जंग मच्छरों के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी या बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक है, उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। तथ्य जानने में वर्षों लगे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए, रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयास से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। तो साथियों, मलेरिया संक्रामक बीमारी है और मलेरिया पर जो मुख्य रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति है उसका जन्म भारत में ही हुआ है और वो चिकित्सक हैं रोनाल्ड रॉस। इन्हीं के प्रयास से ही हम मलेरिया के बारे में जानते हैं साथियों। तो रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड में अल्मोड़ा नामक स्थान में हुआ था, याद रखेंगे। उत्तराखंड में राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। हमेशा सपनों की दुनिया में रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना, कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहाँ के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो जा रहे थे। कुनैन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। मलेरिया जैसी बीमारी से पूरे भारत आक्रांत थे और कुनैन के पत्ते के माध्यम से इसका इलाज होता था। ये चीज़ इनको प्रभावित किया और वो खोजने लगे कैसे इसका कारण क्या है और इसका इलाज कैसे होगा। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज़्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को समझ नहीं पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दे, नाली को ढक कर रखें ताकि मच्छर नहीं पनप सकें। मलेरिया के बारे में प्रायः वे वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मच्छरों के संग। मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपाय ढूंढने लगे। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका।
इसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उन्हें लोगों को सुलाते और मच्छर से कटवाते। फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते, मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते थे। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग किया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते, फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ हुए जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उनकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई एक विशेष प्रकार की मादा एनाफिल मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनाफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं का एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य के शरीर तक पहुंचाती है। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए कार्य इस खोज को कोई भूल नहीं सकता है। साथियों, उसमें अपने एक साथी था, दोस्त था अब्दुल खान, उसको मलेरिया का मच्छर कटवाते, फिर उसके खून के नमूने लेते, फिर मच्छरों के खून के नमूने लेते। अंततः उनका प्रयास सफल होता है 16 साल की तपस्या के बाद, और ये पता लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि मादा एनाफिल मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है। ये मादा एनाफिल मच्छर के पेट में ही मलेरिया के कीटाणु रहते हैं। इस तरह साथियों, अब अगला जो यहाँ टॉपिक है, यहाँ देखिए, ये बिहार का मैप है और इसमें आप कुछ तस्वीर आपको दिख रहा होगा। इस तस्वीर के माध्यम से, इस संकेत के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि किस स्थान पर कौन सा चीज़ अधिक मात्रा में उगता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो आप महत्वपूर्ण चीज़ है, वहाँ की एक आपने खेजरीलई गांव की अमृता की कहानी पढ़ी होगी। वह बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई जो है वो राजस्थान की एक जनजाति है। वो लोग जीवों का संरक्षण करते हैं, जीव जंतुओं का। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। 20 नोई, 20 हो गया 20 और नोई 9, 20 9 29। उनके गुरु जम्भाजी के कहे अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखे घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा, धारीदार हिरन, सांभर तथा काले सांड आज़ाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग जंतुओं का न शिकार करते हैं, न किसी को करने देते हैं। तो ये प्रकृति संरक्षण से संबंधित बिश्नोई समाज की प्रतिबद्धता थी, जिसे आपने सुना, देखा। आगे है साथियों, अगला चैप्टर जो है वो जो है इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम रेखांकित करना चाहेंगे। तो इसमें है कि राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो बिहार के ही चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। तो 2 क्वेश्चन। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर बाघ का संरक्षण किया जाता है। अभ्यारण्य क्या होता है? तो अभ्यारण्य वो जंगल का हिस्सा होता है जहाँ पर जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुलेआम घूम सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। ये क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ धरहरा की परंपरा है। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में बसा हुआ एक गांव है जो पर्यावरण के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और चूंकि बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने भी अद्भुत मिसाइल कायम की है। हमारे यहाँ अभी भी समाज में बालिकाओं के जन्म पर जो उतना खुश नहीं लोग होते हैं, और लड़कों के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, लेकिन ये लोग 2 काम एक साथ करते हैं। बालिकाओं के जन्म पर खुशी भी मनाते हैं, और एक बालिका के जन्म पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। तो ये आप इस बिंदु से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आगे आ रहा है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम है, आप सभी जानते होंगे। ये वंदे मातरम गीत सबसे पहले 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, उसमें गाया गया। गाने वाले जो व्यक्ति थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और ये वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की भाषा बांग्ला है, जबकि ये वंदे मातरम गीत इसमें संस्कृत में लिखा गया है। तो इस गीत को गाकर हम इस सेशन को समाप्त करना चाहेंगे साथियों।
वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।